क्या कोई कंपनी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वह पूरे देश को बर्बाद कर दे? उसकी जमीन, उसके खेत, उसका पानी सब जहरीला बना दे, लाखों लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में धकेल दे और फिर अपनी ताकत के दम पर हर विरोध की आवाज को कुचल दे, चाहे इसके लिए उसे सेना का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। इतना ही नहीं, यह कंपनी दुनिया की सबसे अमीर रॉयल फैमिलीज से जुड़ी हो और मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे। जो भी इसके खिलाफ बोले उसे दुनिया के सामने आने ही न दिया जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही कंपनी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने फायदे के लिए लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, साल 1833 में, जब लंदन में सैमुअल नाम का एक बड़ा व्यापारी था। वह समुद्री व्यापार करता था और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश रहा था। 1970 में सैमुअल की मौत के बाद उसके बेटों ने व्यापार संभाल लिया। बड़े बेटे मार्क्स ने मिट्टी के तेल, केरोसिन को बड़ी मात्रा में निर्यात करने का काम शुरू किया। उस समय तेल को बैरल्स में भरकर जहाजों से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, लेकिन बैरल्स लीक हो जाते थे, जिससे तेल बर्बाद हो जाता था। मार्क्स ने इस समस्या का हल निकाला और एक विशेष टैंकर डिजाइन किया जिससे तेल को सीधे बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। 1992 में मार्क्स के बनाए टैंकर ने स्वेज नहर पार करके एशियाई बाजारों तक तेल पहुंचाया, खास तौर पर थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इससे एशिया और यूरोप की तेल सप्लाई पहली बार समुद्री रास्ते से जुड़ गई। मार्क्स को इसमें एक बड़ा बिजनेस मौका दिखा। उस समय केवल एक और कंपनी थी जो तेल व्यापार कर रही थी, स्टैंडर्ड ऑनियल कंपनी, जिसे रॉकफेलर परिवार चलाता था। स्टैंडर्ड ऑनियल केवल यूरोप तक तेल सप्लाई कर रही थी। जब उन्हें पता चला कि मार्क्स अपने टैंकरों से एशिया में तेल बेच रहा है, तो उन्होंने उसे ऑफर दिया कि वह उनके लिए भी तेल सप्लाई करे और बदले में कमीशन ले। लेकिन मार्क्स ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 1907 में खुद की कंपनी बनाई, शेल पेट्रोलियम। ये एक बड़ा जोखिम भरा कदम था क्योंकि स्टैंडर्ड ऑनियल से टक्कर लेना आसान नहीं था। लेकिन तेल की बढ़ती मांग की वजह से शेल जल्दी ही दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल हो गई। विश्व युद्ध के दौरान शेल ब्रिटिश सेना को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अगर शेल न होती तो शायद मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी को हरा नहीं पाती। तेल दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका था। जिसे भी इसकी सप्लाई पर नियंत्रण होता वही दुनिया पर राज कर सकता था। लेकिन तेल का उत्पादन सीमित देशों में था और इसे निकालने और रिफाइन करने में बहुत खर्च आता था। साथ ही जिन देशों के पास तेल था वे अपनी प्राकृतिक संपदा को लेकर बहुत सतर्क रहते थे। मार्क्स ने इसका समाधान यह निकाला कि कोई ऐसा देश खोजा जाए जिसके पास बड़े तेल भंडार हों, लेकिन जो बहुत गरीब हो और जहां भ्रष्टाचार ज्यादा हो। ये शर्तें केवल एक देश पर पूरी होती थीं, नाइजीरिया। यह अफ्रीका का सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश था। 1940 में शेल ने नाइजीरिया में अपने ऑपरेशंस शुरू किए और देखते ही देखते इस देश की प्राकृतिक संपदा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने लगी। शेल ने नाइजीरियाई सरकार के साथ साझेदारी कर ली, जिससे सरकार भी इसके गुनाहों पर पर्दा डालने लगी। तेल के रिसाव से नाइजीरिया की नदियां और खेत जहरीले हो गए। किसान अपने खेतों में जाने से डरते थे क्योंकि जमीन इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि जरा सी चिंगारी से आग लग सकती थी। नदियों में पानी कम और तेल ज्यादा था। कई बार लोग अपने खेतों तक तेल से भरे रास्तों से गुजरते थे। पानी की नलियों से तेल निकलता था और लोगों में कैंसर और अन्य घातक बीमारियां फैलने लगीं। जब हालात बेकाबू होने लगे तो लोगों ने शेल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, लेकिन सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचल दिया। 1990 में शेल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निर्दोष लोगों पर सेना ने गोलियां चला दी। करीब 80 लोग मारे गए और 600 से ज्यादा घर जला दिए गए। इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि वे अपनी जमीन और सेहत को बचाना चाहते थे। 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर सेना ने फिर से गोलियां चलाईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। सवाल उठता है कि नाइजीरियाई सेना एक कंपनी के लिए अपने ही लोगों पर हमला क्यों कर रही थी? इसका जवाब था पैसा। शेल ने नाइजीरियाई सेना और सरकार को भारी रिश्वत दी थी।
उन्हें आधुनिक हथियार, जहाज और हेलीकॉप्टर तक गिफ्ट किए गए थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो शेल के खिलाफ डटकर खड़ा रहा। उसका नाम था केन सारो-विवा। वह एक लेखक और पर्यावरण कार्यकर्ता था। उसने शेल के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू किया। वह स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने लगा कि शेल उनकी जिंदगी तबाह कर रही है। शेल ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जब उसे खरीदना संभव नहीं था तो शेल ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। 1995 केन सारो-विवा और उसके 9 साथियों को झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी दे दी गई। इसका संदेश साफ था, जो भी शेल के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। 2017 में 22 साल बाद एक अदालत ने शेल को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया और केवल $15 मिलियन का जुर्माना लगाया। 2018 में एक डेटा लीक से पता चला कि शेल ने नाइजीरियाई पेट्रोलियम मंत्री और सैन्य अधिकारियों को $1.3 अरब की रिश्वत दी थी। आज भी नाइजीरिया में शेल के खिलाफ संघर्ष जारी है। कई लोग अब हथियार उठाकर सरकार और शेल के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बन चुकी है। ये देखकर डर लगता है कि लालच और ताकत के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।